कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। चलिए, मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने मुग़ल कला का भाग 13। ठीक बात है, मैं भाग 13 लेके आया हूँ। मुग़ल स्थापत्य कला, मुग़ल कला चल रही थी और मुग़ल कला में मैंने मुग़ल स्थापत्य कला पूरी कर दी थी। तो मुग़ल स्थापत्य कला के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है मुग़ल चित्रकला। तो मैं अब मुग़ल चित्रकला शुरू कर रहा हूँ। आप मेरे साथ आ जाइए। मुग़ल चित्रकला पूरा टॉपिक करेंगे हम। मुग़ल चित्रकला, मुग़ल चित्रकला मुग़लों के पतन के बाद कैसे पहाड़ी चित्रकला में परिवर्तित हो गई, हम उसे भी पूरा करेंगे। और आ जाइए आप मेरे साथ। चलिए देखिए, अगर मैं मुग़ल चित्रकला की बात करूं तो मुग़ल चित्रकला के क्या विषय हैं मैं आपको क्रमवार बताऊंगा। सबसे पहले मैं बाबर के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दूं, क्योंकि बाबर का चित्रकला में विशेष योगदान नहीं है। तो इसलिए बाबर ने ना एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था तुजुके बाबरी, या इसी को हम कह सकते हैं बाबरनामा। ठीक बात है। बाबरनामा में दो चित्रकारों का जिक्र आता है, मुझे उन्हीं की बात करनी है। दो चित्रकार, एक हैं आपके बेहजाद और एक हैं आपके राफेल। इन दो बेहजाद और एक है आपके चित्रकार शाह मुजफ्फर। अब इन दो चित्रकारों का जिक्र किस में आता है? बाबरनामा में आता है। बाबरनामा बाबर ने लिखी, कौन सी भाषा में लिखी? तुर्की में लिखी। अब बाबर ने बेहजाद को क्या कहा है? बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा है। बाबर के समय बाबर की किताब में एक्सक्यूज मी, केवल इतना ही जिक्र आता है, इससे ज़्यादा कोई जिक्र नहीं आता बाबर ने चित्रकला के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, क्या चित्र बने, कौन से चित्र बने, किसने क्या बनाया, कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। बस हमें इतना पता लगता है कि हाँ, बाबर को चित्रकला की जानकारी थी और बाबर की पुस्तक में बेहजाद और शाह मुजफ्फर का जिक्र आया है, पूर्व का राफेल कहा गया है बेहजाद को। इतना ही बाबर के सेक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बाबर के समय। चलिए अब हम रखते हैं मुग़ल चित्रकला की नींव, यानी मुग़ल चित्रकला कब से प्रारंभ होती है? तो वो काल है आपका हुमायूं का। ठीक बात है। हुमायूं के समय क्या हुआ? मुग़ल चित्रकला की नींव पड़ी। मुग़ल चित्रकला की नींव कब पड़ी? कि नींव हुमायूं के समय पड़ी। ठीक बात है। किसने डाली? तो ये डाली दो चित्रकार हैं, एक का नाम है मीर सैयद अली और दूसरे का नाम है अब्दुस समद। ये दो चित्रकार है। कहाँ से आए ये दोनों चित्रकार हुमायूं के साथ ईरान से आए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मुग़ल चित्रकला पर किसका प्रभाव है? मुग़ल चित्रकला पर ईरानी प्रभाव है। तो मुग़ल चित्रकला का विकास ईरानी प्रभाव में हुआ है। ठीक बात है, हमारे लिए ये बात पूरी हो गई। ईरानी चित्रकला, ईरानी प्रभाव में विकास हुआ है। ठीक हो गई बात। अब क्या हुआ? मुग़ल चित्रकला का प्रारंभ, नींव कैसे पड़ी, मैं आपको बताता हूँ। आइए आप मेरे साथ। देखिए, इस्लाम में जो है व्यक्ति चित्रों की मनाही होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुग़ल चित्रकला के प्रारंभ में क्या हो रहा है। तो मुग़ल चित्रकला के प्रारंभ में ऐतिहासिक पुस्तकों का चित्रण हो रहा है। अब आप समझ रहे हैं, ऐतिहासिक पुस्तकों का क्या हो रहा है? चित्रण हो रहा है। कब हो रहा है? मुग़ल काल में जो चित्रकला का प्रारंभ है उसमें जो ऐतिहासिक किताबें लिखी हुई हैं उनका चित्रण हो रहा है। काय पे हो रहा है? कपड़े पर हो रहा है। ठीक बात है, कपड़े पर हो रहा है। आप कहेंगे अच्छा, कौन शुरू कर रहा है? ईरानी चित्रकार शुरू कर रहे हैं। ठीक बात है। किसके समय में हो रहा है? हुमायूं के समय में मुग़ल चित्रकला का प्रारंभ हो रहा है। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। हम चलते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, पहले कौन सी किताब है जिसका चित्रण शुरू हुआ? दास्ताने अमीर हमजा। ठीक हो गई बात। या इसका दूसरा नाम मिलता है हमजा नामा। क्या है हमजानामा? देखिए, मोहम्मद साहब के
चाचा हैं जिनका नाम है हमजा। ठीक है, उनकी वीरता पूर्वक जो उन्होंने कार्य किए थे वो उस किताब में लिखे हुए थे, और उसी किताब का अब क्या हो रहा है, चित्रण हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐतिहासिक पुस्तकों का चित्रण किया जा रहा है। जो कहानियां लिखी थी उनको अब चित्र में ढाला जा रहा है। ठीक हो गई बात। तो सबसे पहली पुस्तक दास्तान अमीर हमजा है जिसका चित्रण हो रहा है। किसने किया, ये किया आपके मीर सैयद अली ने। ठीक बात है, मीर सैयद अली ने इसका चित्रण किया है। वो सर्वेक्षक था इसका चित्रण का, क्या था, सर्वेक्षक। कम से कम 100 चित्रकार थे जिन्होंने चित्र किया। चित्रकार 100 चित्रकारों का संकलन है इसमें, यानी 100 चित्रकारों ने ब्रश चलाया इसमें। और कितने चित्र हैं इसमें, लगभग 1200 चित्र हैं। कहीं पे 1300 लिखे हैं, कहीं पे 1400 लिखे हैं, कहीं 1275 लिखे हैं, कहीं 1375 लिखे हैं। डजंट मैटर, हमें उसमें क्या करना है। तो मैंने आपको बता दिया मीर सैयद अली क्या था, मीर सैयद अली पर्यवेक्षक था। पर्यवेक्षक था किसका, दास्तान हमीर हमजा का। हमीर हमजा का चित्रण शुरू हो रहा है। चित्रण शुरू हो रहा है किसके समय में, हुमायूं के समय शुरू हो रहा है। तो हुमायूं इसे क्या देगा, हुमायूं मीर सैयद अली को नादिर उस अस्र की उपाधि देगा। ठीक बात है, नादिर उस अस्र की उपाधि देगा। किसे देगा, मीर सैयद अली को। कौन देगा, हुमायूं देगा। ठीक हो गई बात। और मीर सैयद अली के बारे में क्या बात है मैं आपको बता देता हूं। मीर सैयद अली इतना बेहतरीन चित्रकार था कि इसने क्या किया, इसने एक चावल के दाने पर चित्रण किया। आप कहेंगे क्या किया, एक चावल के दाने पर चौगान खेलते हुए, चौगान का खेल व दर्शक भी दिखा रखे इसने उस चावल के दाने पर। तो देखिए कितना बेहतरीन चित्रकार होगा। कहाँ से आया था, ईरान से आया था। आप देख सकते हैं मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मीर सैयद अली की बात कर रहा हूँ। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा हूँ। दूसरे कौन से चित्रकार थे जिनका मैंने जिक्र किया था, अब्दुस समद थे हुमायूं के समय। अब्दुस समद थे, ठीक बात है। अब्दुस समद को जहांगीर हुमायूं ने कौन सी उपाधि दी थी, हुमायूं ने शीरी कलम की उपाधि दी थी। इसे शीरी कलम की उपाधि मिलेगी। ठीक बात है। और मैं आपको बता दूं, कहीं पर ऐसा लिखा होगा कि अकबर ने दिया है, तो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिएगा ये हुमायूं के समय भी रहेंगे और आगे अकबर के समय भी रहेंगे, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। चलिए मैं इसे मिटोता हूं और अब मैं चलता हूं नेक्स्ट अकबर के समय। अकबर ने क्या किया, आ जाइए आप अकबर के समय चित्रकार। देखिए अकबर के समय की विशेषता क्या है मैं आपको बताऊं। अभी भी ऐतिहासिक कृतियों का ही चित्रण हो रहा है। ऐतिहासिक के साथ साथ धार्मिक भी आ गई। अब धार्मिक कृतियों का भी चित्रण होने लगा शुरू। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रण आने लगे। यूरोपीय प्रभाव यानी चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव भी दिखता है। ठीक हो गई बात। तीसरा, अभी कपड़े पे हो रहा था, अब इसके साथ साथ भित्ति चित्रकारी भी शुरू हो जाती है। भित्ति चित्रकारी मतलब दीवारों पर भित्ति चित्रकारी की शुरुआत। ये सब कब होती है, ये सब अकबर के समय होती है। भित्ति चित्रकारी की भी शुरुआत हो जाती है अकबर के समय। तो अकबर के समय ये चेंज होता है। मैं आपको प्रमुख बताता हूँ कौन कौन से चित्रकार हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। चलिए अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो मुझे सबसे पहले व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा, दसवंत। इसकी कहानी क्या, कहार का बेटा था। चलिए ठीक बात है, कहार का बेटा था जिसका नाम था दसवंत। ठीक हो गई। इसने कौन सी धार्मिक किताब, महाभारत का किस नाम से, रजनामा के नाम से चित्रण किया। ठीक बात है, चित्रण किया। पहली किताब जो मुगल काल में चित्रित हुई, मैंने आपको बताया दास्तान अमीर हमजा। लेकिन अब महाभारत का अकबर के समय धार्मिक किताबों पर जा रहे हैं, तो रजनामा का क्या हो रहा है, चित्रण हो रहा है। ठीक हो गई बात।
अकबर इसे क्या कहेगा? अकबर दसवंत को प्रथम अग्रणी चित्रकार की उपाधि देगा। कौन से चित्रकार की? प्रथम अग्रणी चित्रकार की उपाधि मिलेगी दसवंत को। ठीक हो गई बात। उसके बाद देखिए दसवंत क्या हो जाएगा? मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा। तो क्या कर लेगा? आत्महत्या कर लेगा, ये आत्महत्या कर लेगा। इसकी 2 किताब भी है, खानदाने तैमूरिया और तूतीनामा। तूतीनामा, इसकी 2 किताब भी है। ठीक हो गई बात। खानदाने तैमूरिया और तूतीनामा 2 किताबें हैं। देखिए मैं आपको बहुत लिमिटेड में बता रहा हूँ। अब मैं कहता कि बेकार में सन लगा था 1584 में आत्महत्या की फिल्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आप केवल कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट क्या है कि चित्रकारी क्या हो रही है, कहाँ जा रही है, धार्मिक किताबों की तरफ जा रही है, और कौन चित्रकार है? आपका दसवंत है। चलिए मैं नेक्स्ट चित्रकार की तरफ आ रहा हूँ, और जिसका नाम है बसावन। चलिए मिटो दूँ मैं इसे। अकबर के समय ही दूसरे चित्रकार का नाम है, जिसका नाम है बसावन। चलिए बसावन की बात कर रहा हूं मैं। बसावन है अकबर के समय दूसरा चित्रकार। अकबर ने इसे सर्वोत्कृष्ट चित्रकार की उपाधि दी थी। किसकी? सर्वोत्कृष्ट चित्रकार की। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार की उपाधि किसे दी थी? बसावंत को दी थी। और बसावंत की क्या विशेषता थी? सभी क्षेत्रों में एक्सपर्ट था। आप कहेंगे सभी क्षेत्रों में, इसका मतलब क्या है? सभी क्षेत्रों में मतलब रेखांकन, कलर, इन सब चीज़ों, रेखांकन आदि सभी क्षेत्रों में ये एक्सपर्ट था। ठीक बात है जी। और दूसरी क्या विशेषता इसकी? छवि चित्रों में महारथी से। आप कहेंगे अच्छा, हाँ जी, महारथी, छवि चित्रों में महारथ था ये। ठीक हो गई। इसका कोई प्रमुख चित्र भी है? हाँ, हम इसका प्रमुख चित्र की बात करेंगे। मजनू घोड़े के साथ भटक रहा है, ये इसका प्रमुख चित्र है। ये इसका प्रमुख चित्र है बसावन का। ठीक हो गई बात। दसवंत हुआ, दसवंत के बाद बसावन हो गया। एक वीरान जगह पे मजनू घोड़े के साथ घूम रहा है, इसका प्रमुख चित्र है। सभी क्षेत्रों में एक्सपर्ट था, छवि चित्रों में इसे महारत थी। ठीक हो गई बात। उसके बाद में नेक्स्ट चित्रकार पे आ रहा हूँ, आ जाइए आप मेरे साथ। अकबर के समय नेक्स्ट चित्रकार पे आ रहा हूँ। चलिए मिटो दूँ मैं इसे। दसवंत की बात हो गई, दसवंत के बाद बसावन की बात हो गई। चलिए अब्दुल समद हो गया, दसवंत हो गया, बसावन हो गया। चलिए उसके बाद एक था महेश। महेश अकबर के समय का प्रमुख चित्रकार था। एक होगा अब्दुल समद। अब्दुल समद मैं बता ही चुका हूँ आपको, हुमायूं के समय से था। और मीर सैयद अली, ये तीनों भी अकबर के समय भी गिने जाएंगे और हुमायूं के समय भी। अब आप कहेंगे मैं क्यों लिख रहा हूँ दोबारा, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। अब्दुल समद किसके समय था? वो हुमायूं ऑप्शन नहीं देगा, वो क्या करेगा? अकबर दे देगा उठा करके। तो आप कहेंगे हमने तो हुमायूं में पढ़ा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने लिख दिया है कि ये उसके समय भी है और उसके समय भी है। ठीक बात है। चलिए देखिए अब हमने यहाँ से क्या पढ़ा? हमने यहाँ तक ये पढ़ा कि मुगल चित्रकला की नींव किसके समय में पड़ी? हुमायूं के समय में पड़ी। देखिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है मुल्ला अलाउद्दीन काज़विनी। क्या नाम है? अलाउद्दीन काज़विनी है उनका नाम। इन्होंने ना एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है नफ़ाइसुल मासिर। नफ़ाइसुल मासिर। आप कहेंगे क्यों? तो नफ़ाइसुल मासिर जो इन्होंने लिखी है वो क्या कहते हैं? वो बताते हैं कि जो चित्रकला का शुरुआत हुई है वो हुमायूं के मस्तिष्क में हुई है। हुमायूं के मस्तिष्क की उपज है जो चित्रकला की शुरुआत हुई। और अमीर हमजा का जो चित्रण हुआ वो ये बताते हैं कि हुमायूं के समय हुआ है।
ठीक होगी बात। लेकिन हम जो पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि दास्तान अमीर हमजा का चित्रण जो है हुमायूं के समय शुरू हुआ और वो अकबर के समय तक चलेगा। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि केवल हुमायूं के समय, हुमायूं और अकबर दोनों के समय में हम उसे पढ़ते हैं। ठीक हो गई बात। उसके बाद मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ, आप आ जाइए मेरे साथ। हम चलते हैं जहांगीर के समय। मिटो दूँ इसे मैं। जहांगीर, देखिए जहांगीर की किताब है जिसका नाम है तुजू के जहांगीरी। इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ठीक है, इसमें इसने क्या कहा है वो देखिए। ये कहता है आप कोई चित्र बनवाइए, उसमें आँख किसी और से बनवाइए, पलके किसी और से बनवाइए, और उसमें भी अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग ब्रश लगवाइए। मैं देख कर बता सकता हूँ कि कौन से व्यक्ति ने कौन से चित्र का कौन सा भाग बनाया है। मैं चित्रकला का इतना बड़ा पारखी हूँ। इसका मतलब जहांगीर का काल चित्रकला का चरमोत्कर्ष। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जहांगीर के समय ईरानी प्रभाव से मुक्त हो गई मुगल चित्रकला। नंबर 3 बात, पुस्तकीय चित्रण से अब ये चली गई व्यक्ति चित्रण की ओर। ठीक हो गई बात, व्यक्ति चित्रण की ओर। पेपर में क्वेश्चन आया आईएएस में, पिछले वाले में, कि व्यक्तियों के चित्र कब बनने लगे, तो जहांगीर के समय पुस्तकीय चित्रण से। अब ये किस ओर बढ़ रही है, ये बढ़ रही है आपकी व्यक्ति चित्रण की ओर। जहांगीर के समय हम देखते हैं। चलिए जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकलाओं को हम देखते हैं। आ जाइए आप, चित्रकार कौन कौन हैं। जहांगीर ने क्या किया, एक व्यक्ति था जिसका नाम था अकारीजा। अकारीजा हेरात का था। आप कहेंगे हेरात कहाँ है, हेरात ईरान में है, तो आप देख लीजिए ईरान का था, हेरात का था। इसके नेतृत्व में एक चित्रणशाला बनवाई इसने, चित्रणशाला बनवाई। ठीक बात है, इसको हेड बनाया। कहाँ बनवाई, आगरा में। तो जहांगीर ने एक चित्रणशाला बनवाई है अकारीजा के नेतृत्व में। कहाँ पर, आगरा में बनवाई है। चलिए ठीक हो गई बात। फिर जहांगीर ने इसे प्रथम अग्रणी चित्रकार घोषित किया अपना। किसे, अकारीजा को प्रथम अग्रणी चित्रकार घोषित किया है, अकारीजा को। चलिए उसके बाद अकारीजा का एक लड़का है, पुत्र, जिसका नाम है अबुल हसन। यहीं पे मैं पैक कर देता हूँ इसके क्वेश्चन भी, और आपको आसानी भी रहेगी। ऐसे अकारीजा का पुत्र है अबुल हसन। ठीक बात है। अबुल हसन का क्या विशेषता है, इसे नादिर उल जमा की उपाधि दी, नादिर उल जमा की उपाधि जहांगीर ने। ठीक बात है। अबुल हसन व्यक्ति चित्रों में एक्सपर्ट, व्यक्ति चित्र में सिद्धहस्त है आपका अबुल हसन। ठीक हो गई बात। तीसरा आपसे पूछे तुजू के जहांगीरी का कवर किसने पेंट किया है, तो इसी ने बनाया है। किसने, आपके अबुल हसन ने बनाया है तुजू के जहांगीरी का कवर पेज। ठीक हो गई बात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। देखिए जहांगीर ने एक दिन अपना फोटो बनवाई थी इससे, तुजू के जहांगीर, इससे अबुल हसन से। बाद में उसी को तुजू के जहांगीरी, जब जहांगीर की किताब लिखी गई तो उसके कवर पेज पर लगाया गया है। ठीक हो गई बात। तो अबुल हसन के मैंने आपको तीनों चारों क्वेश्चन बताए। अबुल हसन को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट चित्रकार पे। मिटो दूँ इसे मैं। अकारीजा हो गया, अकारीजा का पुत्र अबुल हसन हो गया। फटाफट आ जाइए, वीडियो लंबी हो जाती है फिर मुझे बड़ी दिक्कत होती है। चलिए मंसूर पे आ रहा हूँ। मंसूर, आप लोग देखते तो है नहीं वीडियो, फायदा तो कुछ है नहीं। चलिए, मंसूर को नादिर उल असरार की उपाधि दी थी। कौन सी, नादिर उल असरार की उपाधि दी थी। क्या है मंसूर, मंसूर पक्षी विशेषज्ञ है। ठीक हो गई बात। मंसूर पक्षी विशेषज्ञ है जिसे नादिर उल असरार की उपाधि मिली थी। ठीक बात है। इसके क्या विशेषता है चित्र, इसके 2-3 चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं, वो देख लेते हैं। एक तो है साइबेरियन सारस का, साइबेरियन सारस का चित्र है।
ठीक हो गई बात। और दूसरा, एक बंगाल का अनोखा पुष्प, इसी ने पेंट किया है। बंगाल का अनोखा पुष्प का पेंटिंग किसने की है? इसी ने की है, इसी का पेंट है। किसकी कलम लगी हुई है? मंसूर की ही कलम लगी हुई है। ठीक हो गई बात। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट चित्रकार पे आ रहा हूँ। याद रखिएगा, मंसूर पक्षी विशेषज्ञ या प्रकृति विशेषज्ञ। अगर कभी पक्षी न दे, प्रकृति दे, तो हम प्रकृति भी मारेंगे। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है कि आप कहें प्रकृति नहीं पढ़ाया था और पक्षी पढ़ाया था, फिर मेरे सर हुए कि भाई मैंने गलत पढ़ा दिया, सर ने ध्यान नहीं करा। ठीक है, नहीं, अपना थोड़ा सा विवेक भी यूज़ करा करें। चलिए अब मैं नेक्स्ट चित्रकार पे आ रहा हूँ। जहांगीर के समय ही भीषण दास, भीषण दास और इसके साथ में खान आलम, खान आलम। इन्हें जहांगीर ने कहाँ भेजा? शाह अब्बास के पास। आप कहेंगे शाह अब्बास कौन था? ईरान का शाह का शासक। क्यों भेजा? इसका चित्र, इसके परिवार का चित्र बनाने के लिए। ठीक है, तो दिखा दिया इसने कि भाई साहब अब हमारी अपनी इंडिविजुअल चित्रकला डेवलप हो गई है और हम भेज रहे हैं, आपकी फ़ोटो बनवाते हैं। ठीक हो गई बात, आप देख सकते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि ईरान किसे भेजा था, तो ईरान आप देख सकते हैं भीषण दास को भेजा था। ये नहीं पूछा जाता कौन गया था साथ में, मैंने लिख दिया है खान आलम साथ में गया था। कभी ऐसा हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए, चर्चा हो कभी तो आपको बताना भी चाहिए। ठीक हो गई बात। उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा हूँ, इसे मिटो रहा हूँ मैं। नेक्स्ट चित्रकार पे जहांगीर के समय एक है फारूक बेग। कौन है? फारूक बेग। ठीक बात है। फारूक बेग ने क्या किया? इसने बीजापुर के सुल्तान का चित्र बनाया। बीजापुर के सुल्तान का चित्र किसने बनाया? फारूक बेग ने बनाया है। चलिए ठीक बात है, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र। उसके बाद फारूक बेग का एक शिष्य भी है। शिष्य का नाम क्या है? शिष्य का नाम है दौलत। दौलत ने अपने साथियों का सामूहिक चित्र बनाया। ठीक हो गई बात, अपने साथियों का सामूहिक चित्र बनाया। दौलत मिली इसे तो इसने बना दिया, दोस्तों की दौलत थी तो इसने चित्रण कर दिया। चलिए ठीक हो गई बात। तो मैंने आपको बता दिया, अबुल हसन भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए मेरे ख्याल से तो सारे मेन क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए उसके बाद मैं आ रहा हूँ शाहजहाँ के समय। आइए शाहजहाँ से बात करते हैं। शाहजहाँ, देखिए शाहजहाँ का जो काल है वो चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य कला पर अधिक बल प्रदान किया गया है। इसलिए शाहजहाँ के समय चित्रकार तो होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस चित्र नहीं बनेंगे। फिर भी मैं आपको 2-3 बता ही दूंगा कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हैं। एक है फ़कीरुल्लाह, ठीक हो गई। एक है मीर हाशिम, एक है मुरार, एक है अनूप और एक है हुनर। ये प्रमुख चित्रकार हैं शाहजहाँ के समय। और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं हम। शाहजहाँ के समय और क्या क्वेश्चन बनते हैं देखिए। आपको याद है अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी याद है? नहीं याद है? जो क्या था? डिज़ाइनर था किसका? ताजमहल का। ताजमहल का डिज़ाइनर था। इसने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम था पादशाहनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी में। इसमें क्या है? बायोग्राफी ऑफ शाहजहाँ, बायोग्राफी ऑफ शाहजहाँ, यानी शाहजहाँ की जीवनी लिखी इसने। ठीक बात है। इसका भी चित्रण किया गया और इसका चित्रण किसने किया? अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसका चित्रण भी किया। इसमें कई सारे चित्र मिलते हैं, वो सारे के सारे चित्र किसने बनाया? अब्दुल हमीद लाहौरी ने बनाया है। शाहजहाँ के समय के प्रमुख चित्रों में क्या है? फारसी दूत का स्वागत करते हुए है, फारसी दूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। मुख्यतः राज परिवार के चित्र हैं इस समय, सारे के सारे राज परिवार के चित्र हैं। यानी कि चित्रकला जो है वापस कहाँ पे आ गई? राज परिवार के चित्र हैं। चित्रकला वापस सिमट रही है और राज परिवार तक सीमित होती जा रही है। किसके समय? शाहजहाँ के समय। ठीक होगी बात। शाहजहाँ के समय के एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। इस समय चित्रों में बॉर्डर बनाने की परंपरा शुरू हुई।
कौन सी? बॉर्डर बनाने की परंपरा। चित्र के चारों ओर बॉर्डर बनाने की परंपरा शाहजहाँ के समय ही शुरू हुई है, बॉर्डर बनाने की परंपरा। ठीक हो गई बात? ये मैंने आपको शाहजहाँ के क्वेश्चन बताए हैं। चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ, औरंगजेब के समय आता हूँ। देखिए औरंगजेब इन सब चीज़ों के सख्त खिलाफ था और वो इसे इस्लाम के विरुद्ध मानता था। मैं आपको पहले बताया था औरंगजेब इतना कट्टरता क्यों दिखाता है, क्योंकि औरंगजेब का गद्दी मिलने का आधार क्या था? राजनीतिक कारण थे। तो औरंगजेब के समय चित्रकला पतन की ओर हो गई, पतन की ओर। एक मनुची होगा, मनुची का बाद में मैं इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा, विदेशी आएगा, इतालवी यात्री यानी इटली का यात्री आएगा मनुची। वो कहेगा जो चित्र थे उन पर भी ये चूना पुतवा देगा। ठीक है, तो चित्रकला का पतन हो गया औरंगजेब के समय। ठीक हो गई बात। अब औरंगजेब के समय चित्रकला का पतन हुआ तो क्या होगा? देखिए होता क्या था, राजा होता था, राजा के समय संगीतज्ञ, चित्रकार, ये सारे लोग होते थे और इनको क्या मिलता था? रोजगार मिलता था। अब रोजगार मिलता था तो औरंगजेब के समय चित्रकला का पतन हुआ तो चित्रकार रोजगार की तलाश में दूर चले गए और दूर दराज के क्षेत्रों में अन्य चित्रकला का विकास हुआ। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक बात है। मुगल चित्रकला का पतन, क्या लिख रहा हूँ मैं? मुगल चित्रकला का पतन। ठीक होगी बात? तो मुगल चित्रकला का पतन और उसके बाद क्षेत्रीय कला का उदय। मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ। अब आप क्षेत्रीय कला कौन कौन सी होगी वो समझ लीजिए, फिर मैं आगे आ रहा हूँ। सबसे पहले एक्चुअल में जो क्षेत्रीय कला है इसको मैं पहले कह देता हूँ पहाड़ी चित्रकला। क्या कह रहा हूँ मैं? पहाड़ी चित्रकला। अब आप कहेंगे पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला को मैं 4-5 पार्ट में बांट देता हूँ। नंबर 1 बसोहली चित्रकला। कौन सी? बसोहली चित्रकला। ठीक बात है। नंबर 2 में लिख देता हूं जम्मू चित्रकला। नंबर 3 में लिख देता हूं गढ़वाल चित्रकला। नंबर 4 में लिख देता हूं कांगड़ा चित्रकला। कौन सी? ये गुलेर लिख देता हूं, गुलेर चित्रकला। और 5 लिख देता हूं कांगड़ा चित्रकला। ठीक हो गई बात? तो देखिए मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, जो चित्रकार थे उन्हें रोजगार मिलने बंद हो गए, तो वो रोजगार की तलाश में दूर दराज के इलाकों में गए। दूर दराज के इलाकों में ही पहाड़ी चित्रकला का विकास हुआ है। पहाड़ी चित्रकला किस किस रूप में? ये क्षेत्र विशेष के नाम हैं, तो उसी हिसाब से इनके नाम दिए गए हैं पहाड़ी चित्रकला के। अब मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके सारे के बारे में और मेरा काम पूरा हो जाएगा। चलिए मैं इन्हें ही लिखूंगा ऊपर, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आ रहा हूँ बसोहली पे। हेडिंग डाल रहा हूँ मैं पहाड़ी चित्रकला। ये डाल रहा हूँ मैं कौन सी? पहाड़ी चित्रकला। ठीक बात है। सबसे पहले नंबर 1 डाल रहा हूं बसोहली चित्रकला। कौन सी? बसोहली शैली। अब आप कहेंगे बसोहली शैली, बसोहली है कहां? देखिए बसोहली शब्द संस्कृत से आया है, संस्कृत के अपभ्रंश से बना है। ठीक बात है। बसोहली शब्द इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विश्व स्थली। ठीक हो गई बात? बसोहली चित्रकला की बात हो रही है। और अभी मैं आपसे कहूँ बसोहली कहाँ है? जम्मू कश्मीर का एक गांव जिला है कठुआ, कठुआ का कस्बा है ये बसोहली। ठीक हो गई बात? कठुआ आप जानते हैं कठुए का में एक चर्चा भी हुई थी, एक कोई रेप केस वगैरह मामला आया था, तो आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर का कठुआ क्षेत्र, कठुआ जिले का गांव है। शुरुआत कब हो रही है? 17वीं सदी में। देखिए औरंगजेब गद्दी बैठेगा 1657 में, उसके बाद वहाँ पतन होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत हो रही है 17वीं सदी में। कौन से राजा हैं जिन्होंने इसको संरक्षण दिया? राजा का नाम है राजा कृपाल पाल।
जिन्होंने इस कला को संरक्षण दिया है राजा कृपाल पाल, इसके संरक्षक हैं। ठीक बात है। मुख्यतः किस चीज़ पे है ये? कृष्ण लीला का चित्रण हुआ है ज़्यादातर। ठीक हो गई बात। कृष्ण लीला का क्या हुआ है? चित्रण हुआ है। चलिए मैं इसे मिटोता हूं। अब मैं इसे मिटो रहा हूं, बिसोली को छोड़ूंगा क्योंकि इससे कुछ कनेक्ट करना है। आप देख लीजिए। चलिए देखिए, मैं दूसरे लिख रहा हूं गुलेर, क्योंकि इसी से कनेक्ट कर पाऊंगा मैं गुलेर चित्रकला को। अब आप कहेंगे गुलेर कहाँ है, उसकी मैं बात कर लेता हूं। गुलेर चित्रकला है आपका कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक हो गई बात। चलिए, तो क्या हुआ? बिसोली के राजा कौन थे? राजा थे कृपाल पाल, है ना, कृपाल पाल। इनकी जैसे ही मृत्यु हुई तो चित्रकार यहाँ से उठकर इनके यहाँ पे आए, यानी कि अब वो वहाँ से जम्मू से उठकर हिमाचल में आए हैं। और गुलेर चित्रकला के राजा कौन है? राजा हैं गोवर्धन। गोवर्धन ने क्या दिया? संरक्षण दिया इस चित्रकला को। दूसरा क्या होगा? दूसरा 1739 नादिर शाह का आक्रमण और मुगल चित्रकार भागकर कहाँ जाएंगे? भागकर यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। ठीक बात है। जो रह गए थे थोड़े बहुत, अब लूटपाट मच रही है राज दरबार में, नादिर शाह आया हुआ है, कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है, सब जगह मामला अस्त व्यस्त है, अव्यवस्था फैली हुई है। तो चित्रकार अपना रोजगार की तलाश में पहाड़ की ओर गमन कर रहे हैं। तो यही देख लीजिए आपका ये है। चलिए अब मैं आपसे पूछूं कि देखिए, अब यहाँ पर इस चित्रकार के चित्रकार कौन से थे प्रमुख? बिसोली के। बिसोली के चित्रकार थे देवीलाल और मानकू, प्रमुख चित्रकार थे। जो उत्तराखंड वाले देख रहे हैं उन्हें मानकू के नाम से कुछ स्ट्राइक भी हुआ होगा, होना भी चाहिए। नहीं हुआ तो फिर आपको स्ट्राइक नहीं होगा कभी। ठीक है। और यहाँ पे चित्रकार कौन है? यहाँ पे है नैनसुख। अब मानकू भी भागकर यहाँ आ गए हैं। ठीक बात है। प्रमुख रूप से चित्रकार हैं नैनसुख और मानकू। चलिए मैं इसे मिटो रहा हूँ। ये दो मैंने आपको पूरी करा दी है। तीसरी पे आ रहा हूँ मैं, आप आ जाइए मेरे साथ। तीसरी में लिख रहा हूँ कांगड़ा शैली। कौन सी शैली? कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली की बात कर रहे हैं। कांगड़ा शैली के जनक हैं राजा संसार चंद। ठीक बात है। संसार चंद के समय कांगड़ा शैली का पूरा विकास हुआ है। संसार चंद का काल देख लीजिए आपके 1776 से 1824 है राजा संसार चंद का काल। और राजा संसार चंद के समय इस कला का विकास हुआ है। ठीक बात है। इसके चित्रकार कौन है? इसके चित्रकार हैं दामन, परख और फत्तू। प्रमुख चित्रकार हैं इस चित्रकला के। ठीक बात है। चित्रकार हैं ये। ठीक हो गई बात। और प्रमुख चित्र कौन से हैं वो देख लीजिए आप। खंडित नायिका। खंडित नायिका फेमस चित्र है इस चित्रकला का। किसका? कांगड़ा शैली का। दूसरा है बांसुरी बजाते कृष्ण। बांसुरी बजाते कृष्ण। होली खेलती राधा। राधा प्रमुख चित्र हैं इसके। ठीक हो गई बात। तो कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्र हैं, मैंने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट में आ रहा हूं। आपकी गढ़वाल चित्र शैली। ठीक बात है। गढ़वाल चित्र शैली। देखिए हमने पढ़ा था, ये उत्तराखंड में हम पढ़ेंगे, है ना। उत्तराखंड में पढ़ते हैं। इसके प्रमुख चित्रकारों को श्यामदास, केहर और वो हैं आपके हीरालाल, मंगत और मोला।
ये उत्तराखंड में मैं विशेष रूप से पढ़ाऊंगा आपको। इनके भी प्रमुख चित्र कौन से हैं? कृष्ण राधा के चित्र हैं प्रमुख रूप से, नायक नायिका का मिलन, कृष्ण राधा के चित्र हैं, गढ़वाल चित्र शैली है। ये भी कब, जब देखिए, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो गुलेर राजा था ना, गुलेरों की लड़की की शादी हुई गढ़वाल में, तो यहाँ से गुलेर से चित्रकार भी आए, यहाँ से गुलेर चित्रकार गढ़वाल आए, इसलिए चित्रकला में बहुत ज़्यादा सम्मिश्रण हो जाएगा। गढ़वाल चित्रकला शैली, कांगड़ा चित्रकला शैली, जम्मू चित्रकला शैली, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सारे के सारे मिक्स हो जाएंगे। प्रमुख रूप से ये चित्रकार हैं, आप जानते हैं, हमने पृथ्वीपति शाह, हम पवारों के समय पढ़ेंगे। गढ़वाल चित्रकला शैली कौन संरक्षण देगा? पवार राजा देंगे संरक्षण। हम सारा का सारा उत्तराखंड में पढ़ते हैं। तो देख लीजिए, ये चित्रकला का विकास हुआ। हीरालाल गढ़वाल चित्रकला शैली के जनक माने जाते हैं। इस प्रकार से मुगल चित्रकला जो हुमायूं के समय विकसित होनी शुरू हुई थी और जहांगीर के समय चरम उत्कर्ष पर पहुंची और औरंगजेब के समय वो पतन की ओर अग्रसर हुई। धीरे धीरे चित्रकारों का विस्तार हुआ और वो पहाड़ी क्षेत्रों में गए। पहाड़ी क्षेत्रों में उनके विषय प्रकृति से संबंधित आ गए, राधा कृष्ण यानी धार्मिक पुस्तकों पे आ गए, और पहाड़ी कला के साथ मुगल कला का मिश्रण हुआ और पहाड़ी शिल्प कला का विकास हुआ। और मैंने आपको बताया था 5 जम्मू के ही तो रूप हैं वो, जब जैसे कठुआ बसोली बताया, वो भी जम्मू का ही रूप है। तो देखिए, जम्मू, हिमाचली और आपका गढ़वाल चित्रकला शैली, कहीं ना कहीं इनके विषय कॉमन है, इनमें देखने को मिलता है, समानता देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं राजपूत प्रभाव भी देखने को मिलता है। इस प्रकार से आपकी चित्रकला शैली पूरी हुई है मेरे हिसाब से। मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, आप देखते रहिए, ध्यान रखिए, पढ़िए। थैंक यू, टेक केयर।